बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन नंबर 4 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी की कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पीएचपी की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी किस्म का डिसीजन लेना होता है। पीएचपी की जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनमें हमारे पास इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट आती हैं। पीएचपी की जिस कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है वो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होती है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। इफ का अगर हम सिंटैक्स देखें तो इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट कंडीशन पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कोड या स्टेटमेंट जिन्होंने एग्जीक्यूट होता है और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब अगर इफ की जो ये कंडीशन है ये ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो कोड या स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोड लिखोगे ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। इफ की जो कंडीशन है वो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो कोड है या जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इफ स्टेटमेंट को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता है या किसी भी कंडीशन के ऊपर अगर हमने काम करना है तो हमें इफ स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मैं उसको एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज दैट कि मैंने अपनी क्लास के अंदर एक टेस्ट लिया और मैंने ये कंडीशन लगाई कि वो बच्चे पास होंगे जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं। आई रिपीट कि मैंने कंडीशन ये लगाई है कि वो बच्चे पास होंगे जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा है। अब इस चीज को जब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे इफ स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे, पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स को मैंने लिखा और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $मार्क्स के नाम से। $मार्क्स मैंने एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट के मार्क्स, किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स रखवाए, 46 रखवा दी। और अब मैंने कंडीशन लगाई कि इफ $मार्क्स ग्रेटर देन 40 कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इको पास। नहीं जी, ये मैंने एक छोटा सा कंडीशन लगाई है, छोटी सी एक कंडीशन लगाई है जिसमें क्या है कि मार्क्स के अंदर मैंने 46 रखवा दिए और मैंने ये कंडीशन लगाई है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 कि अगर मार्क्स ग्रेटर हो जाते हैं 40 के तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आना चाहिए, पास। अब इसको मैं सेव करता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका नाम लेसन 4.php आपने रख दिया, इसको आपने सेव किया और अपने ब्राउजर के अंदर इसको आप एग्जीक्यूट किया। आपने इसी तरह लोकल होस्ट लिखा, localhost/lesson4.php और एंटर प्रेस किया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पास लिखा हुआ है। अब ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है मैं एक्सप्लेन करता हूं कि $मार्क्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, 46। अब जब नीचे कंडीशन एवेल्यूएट होगी तो वो इस तरह होगी कि $मार्क्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 46 ग्रेटर देन 40। ये ट्रू है कि फॉल्स, ये ट्रू है कि 46 बड़ा होता है 40 से।
जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई है, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, और वो कौन सी स्टेटमेंट थी? इको पास। इस वजह से आपको अपने ब्राउजर के अंदर क्या लिखा हुआ नजर आया? पास लिखा हुआ नजर आया। अब अगर हम गौर से देखें तो इफ की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी बच्चे के मार्क्स यहां 26 कर देता हूं, तो अब क्या होगा कि मार्क्स के अंदर क्या आ गया? 26। अब देखिएगा कि क्या होगा। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को सेव करके रिफ्रेश किया, आप देखो कि हमारा प्रोग्राम खामोश हो गया। अब ये हमारा प्रोग्राम क्यों खामोश हुआ है, इसको बड़े गौर से अब आपने समझना है कि अब मैंने मार्क्स के अंदर 26 रखवा दिया। जैसे ही ये नीचे एवेल्युएट हुआ, 26 इज ग्रेटर देन 40, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम खामोश हो गया, क्योंकि इफ उस वक्त एग्जीक्यूट करती है जब कंडीशन ट्रू होती है। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इफ एग्जीक्यूट नहीं हुई और हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? खामोश हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एल्स, यानी कि इफ एल्स। अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, इफ का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि आप सिंटैक्स पे भी देख सकते हो कि इफ पैरेंथेसिस में कंडीशन है, फिर इफ का कोड है, यानी कि करली ब्रेसेस के अंदर इफ का कोड होगा, और फिर एल्स, और करली ब्रेसेस के अंदर एल्स का कोड हम लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उसी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करता हूं, और आप देखिएगा उसका रिजल्ट फिर डिफरेंट आएगा। अब मैंने इधर भी क्या किया कि एल्स पार्ट लिखा, एल्स, और यहां मैंने उसी तरह कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की और क्लोज की, और यहां मैंने इको और फेल लिख दी। ओके जी। अब मैंने जैसे ही प्रोग्राम को सेव किया और उसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब आपके साथ पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये देखिए, अब आपके पास क्या रिजल्ट आया? फेल। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई है तो प्रोग्राम एल्स पार्ट की तरफ गया है। ये देखिए, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई है होगी तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूं कि लेट्स सपोज कि यहां मैं 66 लिख देता हूं, तो अब क्या होगा? 66 इज ग्रेटर देन 40। ये ट्रू है कि फॉल्स? ये ट्रू है। तो अब इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है यानी कि इको पास, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिएगा, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखें आप कि क्या कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? इफ वाली, और वो क्या थी? पास। और आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? पास नजर आ रहा है। तो इस तरह आप देखो कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है? डिसीजन ले रहा है कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा आ रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है? पास। और अगर मार्क्स 40 से लेस आ रहे हैं तो फिर स्क्रीन के ऊपर या ब्राउजर के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है? फेल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जिससे आपको ऑपरेटर्स की पावर का अंदाजा होगा कि फॉर एग्जांपल कि यहां मैं मार्क्स 40 कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने मार्क्स 40 किए, अब आपने अपने ज़हन के अंदर इस कंडीशन का रिजल्ट रखना है, और जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने इसको उसके साथ मैच करना है। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें क्या होगा? फिर कि जैसे ही मैंने मार्क्स 40 दिए हैं तो क्या हुई है? कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब देखिएगा जरा कि 40 इज ग्रेटर देन 40, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि 40 से बड़ा नहीं होता। इस वजह से ये प्रोग्राम एल्स पार्ट पे गया और उसने क्या प्रिंट करवा दिया आपको? फेल। अब यहां स्टूडेंट कह सकता है कि आपने तो ये क्राइटेरिया लगाया था कि जिसके 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स हैं वो बच्चा पास होगा, तो कंप्यूटर क्यों 40 मार्क्स वाले बच्चे को फेल दिखा रहा है? तो उसकी रीजन
अब मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि यहाँ मैंने जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है वो किया है ग्रेटर देन, यानी कि 40 ग्रेटर देन 40, ये फॉल्स है। अगर मैंने 40 को पासिंग क्राइटेरिया में लेके आना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब जरा इसको देखें और एवेल्युएट करें कि 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कि 40 से बड़ा या बराबर है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 40 अगर 40 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, इस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और अब आप देखिएगा कि अब आपको स्क्रीन पे पास डिस्प्ले नजर आएगा। ये देखें, ये अब क्या हो गया कि वही बच्चा अब जिसके 40 मार्क्स थे, अब वो स्क्रीन पे उसका रिजल्ट क्या शो होगा कि वो पास है। तो इस तरह आपने देखा कि एक छोटे से ऑपरेटर की चेंजिंग की वजह से आपके पूरे प्रोग्राम का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, और मैंने आपको लेसन नंबर 3 के अंदर बताया भी था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का बहुत गहरा ताल्लुक होता है इफ स्टेटमेंट्स के साथ और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ। तो होपफुली कि आपको इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का डिफरेंस पता चल गया होगा और ये किस तरह यूज होते हैं इसका भी आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में हम बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं। मसलन कि अगर मैंने 2 से ज्यादा कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को चेक करना है तो मुझे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करना होता है। मसलन अगर आप इसका सिंटैक्स देखें कि इफ कंडीशन, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, फिर एल्स इफ और कंडीशन, यानी कि दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर उसका कोड एग्जीक्यूट, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऊपर से किसी भी स्टेटमेंट का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं। सपोज दैट कि अब हमने अपने बच्चों को उनके मार्क्स के हवाले से ग्रेड देने हैं कि लेट्स सपोज कि जिस बच्चे के 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं टेस्ट के अंदर उसको मैं A प्लस दे दूं, जिसके 80 से ज्यादा है उसको A, जिसके 70 से ज्यादा है उसको B और C और इसी तरह सो ऑन। तो अब मैं अपने उसी प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करूंगा और मैं उसको इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा। देखिएगा अब मैंने यहाँ मार्क्स दे दिए, लेट्स सपोज मैंने 65 मार्क्स में चेंजिंग कर देता हूँ 65, और अब मैं यहाँ क्राइटेरिया चेंज करता हूँ कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कि अगर मार्क्स ग्रेटर है 90 के तो क्या प्रिंट हो जाए, A प्लस, के A प्लस प्रिंट हो जाए स्क्रीन। इसी तरह एल्स इफ, एल्स स्पेस और हम क्या डालेंगे इफ, और यहाँ लिखा डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो जाते हैं तो अब मैं क्या लिखूं, इको, और यहाँ मैंने लिखा A। इसी तरह मैं नीचे कंडीशंस बनाऊंगा कि एल्स इफ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो फिर कौन सा ग्रेड आ जाए, इको और B ग्रेड आ जाए, इको और B ग्रेड आ जाए। सिमिलरली एल्स इफ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कि अगर 60 हो जाए तो फिर इको और C ग्रेड आ जाए, इको और C ग्रेड आ जाए। और इसी तरह एल्स इफ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो फिर क्या है, इको और D ग्रेड आ जाए। इसी तरह फिर एल्स इफ डॉलर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कि अगर 40 हो जाते हैं तो फिर क्या आ जाए, इको, इको और इसके अंदर क्या हम लिख दें, D E ग्रेड आ जाए। और एल्स में हम क्या लिख देंगे कि इको फेल। अब देखिएगा, अब मैंने अपने प्रोग्राम को चेंज किया
अब मैंने ऊपर मार्क्स क्या दिए हुए हैं 65। तो 65 को जब हम एवेल्युएट करेंगे तो जरा गौर से देख लीजिएगा इसको कि 65 इज ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट 65 इज ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है 65 इज ग्रेटर देन 70, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 65 बड़ा नहीं होता 70 से। नेक्स्ट आएगा ये और चेक करेगा 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये अब कंडीशन ट्रू होगी कि 65 बड़ा होता है 60 से। और जैसे ही ये ट्रू होगी हमारी स्क्रीन के ऊपर सी ग्रेड प्रिंट होके आएगा। देखिएगा कि मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा आप ये देखो कि आपके स्क्रीन के ऊपर क्या आया है, सी ग्रेड आया। अब मैं इसके अंदर चेंजिंग करता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैं यहां मार्क्स को चेंज करके लेट्स सपोज मैं 85 कर देता हूं, तो आप देखिएगा 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट अगली कंडीशन को रीड करेगा 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा आप देखोगे कि अब क्या प्रिंट हो गया, ए ग्रेड हो गया। अब लेट्स सपोज कि ऐसे बच्चे के मार्क्स एंटर करते हैं कि जिसके लेस देन 40 हैं, 35। तो अब आप ये देखो जैसे ही आप फाइल सेव करोगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो अब आपका क्या होगा, आंसर आया फेल। यानी कि ऊपर से तमाम कंडीशंस चेक हुई हैं और वो तमाम क्या थी, फॉल्स। जब ऊपर से तमाम कंडीशंस फॉल्स हो गई तो एंड पे के कौन सी चीज एग्जीक्यूट हुई, एल्स पार्ट, और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ था, फेल। तो इस वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आया है, फेल नजर आया। जब ऊपर से तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एट द एंड एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। अब मैं अगर इसको दोबारा चेंज करूं 95, तो अब देखिएगा कि 95 इज ग्रेटर देन 90, ये ट्रू है और अब आपको क्या प्रिंट होगा, ए प्लस होगा। तो इस तरह इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आपकी काम करती हैं और ये एग्जीक्यूट होती हैं। उम्मीद है कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इफ क्या है, इफ एल्स क्या है और इफ एल्स इफ क्या है। मैं आपको एक टिप छोटी सी बता दूं सिंपल, कि जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन चेक करनी है आपने तो आप इफ लगा लें। अगर आपने दो कंडीशंस के दरमियान, दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कोई डिसीजन लेना है तो आप इफ एल्स को यूज करें। जब आपने मल्टीपल कंडीशंस के दरमियान में से कोई एक कंडीशन को चेक करना है तो फिर आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या इफ स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएचपी की स्विच स्टेटमेंट। पीएचपी की स्विच स्टेटमेंट बेसिकली अल्टरनेटिव होती है इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के। जो मेन डिफरेंस है इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट में वो ये है कि हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते। इफ और स्विच स्टेटमेंट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये भी स्विच स्टेटमेंट भी उसी तरह यूज होती है कि अगर आपके पास काफी कंडीशंस हैं और उनमें से आपने किसी एक कंडीशन को चेक करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली मेन्यू डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के लिए ज्यादा सूटेबल है। मतलब अगर आप मेन्यू की जैसे मैंने बात की तो आप होटल पे जाते हो, वहां आपको सबसे पहले होटल का मेन्यू दिखाया जाता है जिसमें डिशेस लिखी हुई होती है। अब उसमें आप ऑर्डर करते हो जैसे कि आप डिश नंबर 45 ले आए, डिश नंबर 75 और 82। आप कभी भी इस तरह का ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते कि वो डिश ले आए कि जो 40 से बड़ी हो और 80 से छोटी हो। मीन्स कि आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को नहीं यूज कर सकते उस होटल के उस मेन्यू को देख के। तो इसी तरह स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते कि किसी केस को हम ग्रेटर देन या लेस देन करें। तो इस वजह से स्विच स्टेटमेंट ज्यादा सूटेबल है मेन्यू का अगर आपने प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाना है, और इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर उस वक्त ज्यादा सूटेबल है कि जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है।
अब इसका सिंटैक्स देखें कि स्विच पैरेंथेसिस में वेरिएबल, वो वेरिएबल जिस पे हमने डिसीजन लेना है, और फिर कर्ली ब्रेसेस और केस हम डिफाइन करेंगे, और केस के अंडर उसका कोड जो एग्जीक्यूट होगा कि अगर केस मैच कर जाता है, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक स्टेटमेंट हमें उस केस में से एग्जिट प्रोवाइड करती है कि जब वो केस ट्रू हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा और उसमें डिफरेंट अल्टरेशंस भी करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं आपको वही प्रोग्राम बना के दिखाता हूं कि सपोज दैट कि अगर हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट या कैफे है, उसके अंदर हम 3 चीजें सर्व कर रहे हैं कि अगर यूजर 1 कहता है तो इसका मतलब है कि उसने चाय का ऑर्डर दिया है, अगर वो 2 कहता है तो इसका मतलब है कॉफी, और अगर 3 कहता है तो जूस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्विच स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ के। देखिएगा, अब मैं फाइल न्यू कर लेता हूं क्योंकि एक नया प्रोग्राम हमने बनाना है। मैंने PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। अब मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया $order, और उसके अंदर मैंने 2 रखवा दिया। अब मैंने लिखा स्विच $order, यहाँ वो वेरिएबल जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है, और वो हमारा ऑर्डर ही है कि यूजर जो ऑर्डर देगा उसके ऊपर ही हमने डिसीजन लेना है। और अब मैंने यहाँ लिखा केस 1 कॉलन, और यहाँ मैंने लिखा इको यू ऑर्डर टी कि आपने चाय का ऑर्डर किया है। और फिर मैंने क्या किया, ब्रेक किया, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जो हमें इस केस में से एग्जिट प्रोवाइड करेगी जब ये केस ट्रू होगा या मैच कर जाएगा, इको, और फिर मैंने लिखा यू ऑर्डर कॉफी, और मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया। इसी तरह फिर केस 3 लिखा, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इको यू ऑर्डर जूस के अब आपने जूस का ऑर्डर किया, और फिर मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। और एंड पे मैंने लिखा डिफॉल्ट केस आपका एक्ट करता है बिल्कुल जैसे एल्स आपका एक्ट करता है कि अगर कोई भी केस ऊपर से मैच नहीं होगा तो फिर आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और यहां मैंने लिख दिया रॉन्ग ऑर्डर, और नीचे मैंने क्या लिख दिया उसी तरह ब्रेक। अब मैंने ये अपना प्रोग्राम बनाया और इसको मैंने अब फाइल सेव किया। सेव करके मैं इसका नाम कुछ भी sw.php मैंने इसका नाम रख दिया, और मैंने अपने अब ब्राउजर के अंदर इसको एग्जीक्यूट करके देखा। अब देखिएगा कि अब मैं जैसे ही sw.php रन करूंगा तो क्या आया, यू ऑर्डर कॉफी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर ऊपर कौन सा लिखा था, 2, कि 2 ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपने कॉफी का ऑर्डर किया। कि अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डॉलर ऑर्डर के अंदर क्या आया, 2, स्विच करो डॉलर ऑर्डर के अंदर आप क्या पढ़ा हुआ है, 2, यानी कि स्विच करो केस 2 पे। ये फौरन केस 2 पे गया और वहां उसने क्या प्रिंट करवा दिया, इको यू ऑर्डर कॉफी, और ब्रेक ने क्या किया, उसको वहां से एग्जिट प्रोवाइड की, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, यू ऑर्डर कॉफी। अब मैं अगर ऑर्डर अपना चेंज करता हूं, लेट्स सपोज नेक्स्ट हमारा कस्टमर आता है, वो ऑर्डर करता है 3, और मैं इसको फाइल और सेव करता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि अब क्या आया कि यू ऑर्डर जूस, कि आपने जूस का ऑर्डर किया है। अब लेट्स सपोज कि और कस्टमर आता है और वो एक गलत रॉन्ग ऑर्डर प्लेस कर देता है 8। अब क्या होगा, आप जरा देखिएगा कि जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्या आया, रॉन्ग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं किया, कि ऑर्डर के अंदर जब 8 आया है तो उसने इसको मैच किया है अपने केसेस के अंदर। कोई भी केस जब मैच नहीं हुआ तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग ऑर्डर, तो क्या प्रिंट हो गया, रॉन्ग ऑर्डर। यानी कि कोई भी केस जब मैच नहीं करेगा तो फिर आपका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको जरा ब्रेक स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बताता हूं, और उसको आपने बड़े गौर से देखना है कि लेट्स सपोज कि जहां मैं ऑर्डर लिखता हूं 2, और नीचे मैं केस 2 की जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको मैं
रिमार्क कर देता हूं। तो अब देखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट आता है। आपने फाइल सेव किया और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अब आप देखिएगा कि क्या आया, यू ऑर्डर कॉफी और यू ऑर्डर जूस। अब ये क्यों आया, अब बड़े गौर से आपने समझना है इसको कि जैसे ही केस 2 मैच किया उसने क्या लिखा, यू ऑर्डर कॉफी। अब क्योंकि ब्रेक को मैंने रिमार्क कर दिया, क्योंकि ये अब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहा, इसने एग्जीक्यूट नहीं होना था, तो इसने नेक्स्ट केस को भी क्या कर लिया, रीड कर लिया। यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आइए कि अगर केस मैच करेगा और आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी हुई तो वो अगले केस को भी रीड कर लेगा। यानी कि उसने यू ऑर्डर कॉफी को प्रिंट करवाया और साथ ही यू ऑर्डर जूस को भी प्रिंट करवा दिया। अब मैं दोबारा एक्टिवेट करता हूं ब्रेक स्टेटमेंट को, तो आप देखोगे अब आपके पास सिर्फ यू ऑर्डर कॉफी ही आएगा। ये देखिएगा कि यू ऑर्डर कॉफी ही आया है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया, प्रोग्राम को या उसको इस केस में से एग्जिट करवा दिया। जैसे ही केस मैच हुआ उसने प्रिंट करवाया यू ऑर्डर कॉफी और ब्रेक स्टेटमेंट ने उसको वहां से उसको एग्जिट प्रोवाइड कर दी। तो ये बेसिकली आपकी होती हैं स्विच केस स्टेटमेंट, जो कि मैंने जिस तरह बताया कि अल्टरनेटिव हैं आपकी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के। अगर हम लास्ट में समरी की बात करें तो इस लेसन के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को और स्विच केस को देखा। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है। जो मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसको आपने खुद से भी करना है और होपफुली कि आपको जिस तरह आप इसके अंदर काम करोगे आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होते जाएंगे। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमारी वेबसाइट के डिस्कशन फोरम के ऊपर भी आप उस क्वेश्चन को प्लेस कर सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव अ बेस्ट आंसर टू यू। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4। इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 के अंदर हम लूप्स स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।